नाजरीन और तलबा, आदाब अर्ज। SBJS रामपुरिया जैन कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। मैं डॉक्टर शकीला बानो उर्दू। आज हम जिस मज़मून को पढ़ेंगे उसका नाम है उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा उर्दू अदब के तालिब इल्म के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा किस तरह से हुआ। उर्दू ज़बान का आगाज़ कहाँ और किस ज़माने में हुआ, ज़बान के आलिमों ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ नज़रिए पेश किए हैं। मीर अमन का शुमार इल्म ज़बान के माहिरों में नहीं होता, लेकिन बागो बहार के दिबाचे में उर्दू ज़बान की पैदाइश के बारे में अपनी राय ज़ाहिर करते हुए लिखते हैं कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में उसने फ़रोग़ पाया। मीर अमन बागो बहार में क्या कहते हैं कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई थी। अहद का मतलब ज़माने में, और शाहजहाँ में के अहद में यानी शाहजहाँ के ज़माने में उसने फ़रोग़ पाया था, यानी कामयाब हुई थी। अब आगे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात में ये ख्याल ज़ाहिर करते हैं कि उर्दू ज़बान बरस भाषा से निकली और शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची। यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया ये है, जो अपनी किताब आब हयात में लिखते हैं कि उर्दू बरस भाषा से निकली है और शाहजहाँ के अहद में यानी शाहजहाँ के ज़माने में तकमील तक पहुँची थी, यानी पूरी हुई। जबकि असलियत ये है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन असलियत ये है, मतलब सही बात ये है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ इससे भी पहले हो चुका था। महमूद शिरानी का ख्याल है कि उर्दू की दागबेल पंजाब के इलाके में पड़ी, यानी महमूद शिरानी कहते हैं कि उर्दू की दागबेल पंजाब में पड़ी। शौकत सब्ज़वारी दो आबाए गंग और ज़मन को उर्दू का मिस्किन करार देते हैं। सैयद सुलेमान नदवी उर्दू ज़बान के आगाज़ का सेहरा सिंध के सर बांधते हैं, क्योंकि मुसलमान पहले पहल बड़ी तादाद में इस खित्ते में आकर आबाद हुए थे। इसलिए सैयद सुलेमान नदवी का मानना ये है कि उर्दू सिंध से पैदा हुई है, चूँकि मुसलमान सबसे पहले सिंध में ही आकर आबाद हुए थे या रहने लगे थे। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर शिरानी के हम ख्याल होने के बावजूद उर्दू पर हरियाणवी के असरात को ज़्यादा अहमियत देते हैं। मसूद हुसैन खां सरज़मीन दहली और उसके गिरदोनवा को उर्दू की जाए पैदाइश बताते हैं। जहाँ कहीं बोलियों का संगम हो रहा था, उसमें शक उर्दू की सूरत उस वक्त निखरी या निखरनी शुरू हुई जब मुसलमानों ने इस सरजमीन पर कदम रखा और इस मुल्क के बाशिंदों से उसका मेल जोल बढ़ा। बाशिंदों यानी वहाँ के रहने वाले लोगों से उनका मेल जोल बढ़ा, यानी मिलने जुलने लगे, बातचीत करने लगे। ये वाक़या तकरीबन 1000 ईस्वी का है। मुसलमान इससे पहले ही हिंदुस्तान आने लगे थे। कायदा ये है कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जब एक दूसरे से मिलती और लेन देन करती है, कायदा ये है कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले कौमें जब एक दूसरे से मिलती जुलती या लेन देन करती है तो एक नई ज़बान की बुनियाद पड़ जाती है। यानी जब हम कहीं किसी
दूसरी जगह पर जाते हैं, वहाँ पर बातचीत करते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, वहाँ से लेन देन करते हैं, तो उस ज़बान का असर भी हमारी ज़बान पर आता है। लेकिन जब तक ये मेल मिलाप और ये लेन देन बड़े पैमाने पर ना हो, लिसानी सूरत हाल में कोई नुमाया तब्दीली नहीं होती। मसलन 5वीं सदी ईस्वी से 7वीं सदी ईस्वी तक अरब ताजिर यानी अरब से तिजारत करने वाले या बिजनेस करने वाले बराबर मिलाया के साहिल पर आते जाते रहे, लेकिन उनकी मसलन 5वीं सदी ईस्वी से 7वीं सदी ईस्वी तक अरब ताजिर बराबर मिलाया के साहिल पर आते जाते रहे, लेकिन उनकी अरबी ज़बान का वहाँ के लोगों पर ज़बान पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। सिंध में मुसलमान 8वीं सदी ईस्वी में दाखिल हुए, लेकिन वो भी वहाँ की ज़बान पर पूरी तरह असरअंदाज न हो सके। 10वीं सदी ईस्वी के आखिर में जब मुसलमानों की बड़ी तादाद यहाँ पहुंची और दिल्ली नीज उसके कुर्ब 10वीं सदी ईस्वी के आखिर में जब मुसलमानों की बड़ी तादाद यहाँ पहुंची और दिल्ली नेज़ उसके कुर्ब जवार में उसका तसल्लुत कायम हुआ, तो लिसानी तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से रोनुमा होने लगी। लिसानी तब्दीलियाँ मीन्स हमारी बोलचाल की, हमारी भाषा की, उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ या चेंजेस या बदलाव होने लगे। इसी से ज़बान का वो रूप निखर कर सामने आया जिसे आज हम उर्दू कहते हैं या उर्दू कहा जाता है। आइए अब ये भी देखते चलें कि मुसलमानों के यहाँ पहुँचने से पहले मुल्क की लिसानी सूरत हाल क्या थी। हजरत ईसा की विलादत से कोई 1500 बरस पहले आर्य हिंदुस्तान में दाखिल हुए। उस वक्त यहाँ द्राविड़ कौम आबाद थी। आर्यों के हाथों इस कौम को शिकस्त हो गई। आर्य के हाथों मतलब वो हार गए। द्राविड़ों की बड़ी तादाद ने दक्कन में पनाह ली। शुमाली हिंदुस्तान पर आर्य काबिज हो गए, यानी उस पर कब्जा कर लिया या उस पर रहने लगे। लेकिन द्राविड़ों को अच्छी खासी तादाद भी यहाँ बाकी रही। दो कौमें किसी एक इलाके में बस जाती है तो दोनों एक दूसरे का असर कबूल करती है। मतलब जब दोनों कौमें एक साथ रहने लगती है तो एक दूसरे का असर दोनों कौमों पर जरूर पड़ता है। इसके साथ लफ्ज़ों का लेन देन भी होता है। आर्य अपने साथ जो ज़बान लेकर आए थे वो खालिस ना रह सकी। आर्य जैसे जैसे इस मुल्क में फैलते गए, मकामी बोलियों के अल्फाज की ज़बान में शामिल होते गए। मकामी बाशिंदों से मेल जोल के बाद उनकी अपनी ज़बान के बहुत से लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ भी कुछ से कुछ हो गया। आर्यों को ये बात पसंद ना आई। उन्होंने अपनी ज़बान को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की और अपनी ज़बान में सिर्फ वही अल्फाज बाकी रखे जो टकसाली थे, गोया हर जगह बोले जाते थे। इस तरह उन्होंने अपनी ज़बान को मकामी बोलियों के अल्फाज से पाक कर लिया, यानी साफ सुथरा
کر لیا، مقامی بولیوں کی الفاظوں سے اپنی زبان کو صاف ستھرا کر لیا، یوں مقامی اثرات سے پاک صاف ہو کر ایک معیاری زبان میں وجود میں آئی، جس نے سنسکرت شوشتا نام پایا، یعنی اس زبان کا نام سنسکرت تھا، جسے آریوں نے اپنی زبان کو صاف ستھرا کیا اور اس زبان کا نام سنسکرت رکھا۔ اس زبان کو بہت فروغ ہوا اور اس میں اعلیٰ درجے کا ادب پیدا ہوا، لیکن عوام سے اس کا ناطا ٹوٹ چکا تھا، جنتا سے، پبلک سے اس کا ناطا، سنسکرت کا ناطا ٹوٹ چکا تھا، اور یہ پنڈتوں کی جاگیر ہو کے رہ گئی تھی، چونکہ سنسکرت بھاشا یا سنسکرت زبان صرف اور صرف پنڈتوں کی زبان بن کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد یہ سمٹتی چلی گئی، یعنی اس کے بعد اس زبان کا دھیرے دھیرے خاتمہ ہوتا چلا گیا اور اس کا دائرہ محدود یعنی لمیٹڈ ہو گیا، محدود ہو گیا اس کا دائرہ۔ آگے چل کر جب مہاتما گوتم بدھ اور مہاویر سوامی نے اپنے مذاہب کی اشاعت کی تو انہوں نے مقامی بولیوں کا سہارا لیا تاکہ ان کا پیغام عوام تک پہنچ سکے، یعنی عوام کی زبان میں مہاتما بدھ، مہاویر سوامی نے اپنے زبان کا استعمال کیا یا ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے آسان زبان یعنی عوام کی زبان کا استعمال کیا۔ ان بولیوں نے مذہب کا سہارا پایا تو تیزی سے ترقی کرنے لگی، یعنی مذہب کی آڑ میں اس زبان کا بہت زیادہ ترقی ملی اور جلدی ہی سنسکرت جیسی ترقی یافتہ زبان سے نظر ملانے کے قابل ہو گئی۔ پنڈتوں نے یہ دیکھا تو اور بھی سختی سے اپنی زبان کی حفاظت پر کمر بستہ ہو گئے، یعنی مضبوط ہو گئے، لیکن اس سے سنسکرت کو فائدہ نہیں، نقصان پہنچا اور وہ صرف ایک طبقے تک محدود ہو کر رہ گئی، یعنی سنسکرت زبان صرف اور صرف پنڈتوں کی دائرے تک ہی رہ گئی تھی، محدود ہو کر رہ گئی تھی، یعنی پنڈتوں کی زبان ہی بن کر رہ گئی تھی۔ عوام کی زبان جو تھوڑے تھوڑے فرق اور الگ الگ رسم الخط کے ساتھ مختلف علاقوں میں رائج تھی، پراکرت کہلاتی تھی۔ اس کی حیثیت مخلوط کا مطلب ہوتا ہے ملی جلی زبان تھی۔ اس کے اولین نمونے بدھ اور جین مت کے ماننے والوں کی مذہبی کتابوں میں اور اشوک کی لاٹوں پر ملتے ہیں، یعنی اشوک کی شیلاؤں پر یہ ملتے ہیں۔ پراکرت برابر ترقی کرتی رہی اور مختلف علاقوں میں اس کے روپ بدلتے گئے، اس طرح اس نے متعدد پراکرتوں کی شکل اختیار کر لی۔ اس عہد کی پراکرتوں کی 5 نمایاں شکلیں تھیں، ٹھیک ہے؟ وہ 5 نمایاں شکلیں کون کون سی ہے؟ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ مہاراشٹری، یہ اس لحاظ سے نہایت اہم تھی کہ اسے ادبی حیثیت حاصل تھی۔ اس زمانے کا بیشتر ادب اسی پراکرت میں ملتا ہے۔ یہ شورشنی پراکرت کی ترقی یافتہ شکل تھی۔ دوسری زبان تھی شورشنی، اس کا مرکز دوآبے کا وسطی حصہ نہیں متھرا تھا، یعنی اس پر سنسکرت کا گہرا اثر تھا۔ کس زبان پر؟ شورشنی زبان پر سنسکرت کا گہرا اثر تھا۔ اس نے بہت پہلے یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت سے بھی کچھ قبل ایک باقاعدہ ادبی زبان کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ تیسری زبان ماگدھی، اس پر اس پراکرت کا چلن جنوبی بہار میں تھا۔ یہ علاقہ
आर्यों के तहजीबी मरकज से बहुत दूर था, इसलिए इसे पस्त दर्जे की यानी निचले दर्जे की जबान समझा जाता था। चौथी जबान उर्दू यानी इर्द मागधी यानी मागधी के आसपास की जबान। ये प्राकृत इस इलाके में बोली जाती थी जो शोरिस्नी और मागधी के दरमियानी हिस्से में वाक़े था। ये वही इलाका है जिसे आगे चलकर दिल्ली वाले पूरब के नाम से पुकारने लगे। गौतम बुद्ध, महावीर जैन ने इस पुराकृत को अपनाया था और इस ज़माने में इसका रिवाज शाही ख़ानदान तक महदूद था, यानी बादशाहों तक इस ज़बान का ये ज़बान बोली जाती थी। शाही ज़बान होने की वजह से यानी बादशाहों की ज़बान होने की वजह से ये दूसरी प्राकृतों पर भी असरअंदाज हुई। गरज यही उस वक्त की मयारी ज़बान थी। कौन सी ज़बान? इर्दमान। अगली पशाची यानी ये कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। कृष्णों के अहद में यानी पहली सदी ईसवी में शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की इस प्राकृत का फरोग हुआ। इस ज़माने में शाही सरपरस्ती की बदौलत गंधार की बोली और मयारी ज़बान की हैसियत से इस इलाके में इसका रिवाज हो गया। इन प्राकृतों के साथ भी अक्सर वही सूरत पेश आई जो आर्यों की कदीम ज़बान की साथ पेश आई थी, यानी प्राकृत भी अक्सर अदबी हैसियत इख्तियार कर लेती थी और आवाम से इसका रिश्ता मुनक़ता हो जाता था। मुनक़ता हो जाना यानी आवाम से इसका रिश्ता कट चुका था। ऐसी सूरत में वो फिर आम बोल की ज़बान बोलने लगे थे। इसमें मुख्तलिफ बोलियां मिली हुई या मिली होती थी। मुख्तलिफ बोलियां मिली होती थी मतलब अलग अलग ज़बान इसमें मिली होती थी। अहले इल्म इस तरह की अवामी ज़बान को हिकारत की नज़र से देखते थे। अहले इल्म यानी इल्म के मानने वाले लोग इस ज़बान को नफ़रत की निगाह से देखते थे और इसे अपभ्रंश और अपभ्रंश के मायने होता है बिगड़ी हुई ज़बान, यानी इसे बिगड़ी हुई ज़बान कहने लगे। लेकिन इसकी मकबूलियत में कमी ना आई, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये ज़बान दिन ब दिन तरक्की करती रही क्योंकि आवाम से इसका रिश्ता मुस्तहकम था, यानी आवाम से इस ज़बान का रिश्ता मजबूत हो चुका था। आखिरकार तालीम याफ्ता तबका भी उसकी तरफ मुतवज़ा हुआ। तालीम याफ्ता यानी पढ़े लिखे लोग भी उसकी तरफ मुतवज़ा हुए यानी उसकी तरफ रवाना हुए और उसकी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो गई। हिंदुस्तान की दूसरी बोलियां भी इससे मुतासिर होने लगी। गुजरात, राजपुताना और दोआब की बोलियों पर इसका ख़ास तौर पर असर हुआ। ये बात 8वीं सदी ईस्वी की है। दोआब शोरिस्नी प्राकृत का इलाका था। जल्द ही इसने शोरिस्नी अपभ्रंश का रूप इख्तियार कर लिया और 200 बरस के अंदर पूरे शुमाली हिंदुस्तान पर छा गई थी। चुनांचे 10वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमान बड़ी तादाद में शुमाली हिंदुस्तान पहुंचे तो यहाँ इस ज़बान का दौर दौरा था। इस ज़बान को खड़ी बोली कहा जाता था। किस ज़बान को खड़ी बोली कहा जाता था? जो दोआब शोरिस्नी प्राकृत का जहाँ इलाका था उसे अपभ्रंश को खड़ी बोली के नाम से जाना जाने लगा। इसे हिंदुस्तानी का नाम भी दिया जा सकता है। मुसलमान अपने साथ फ़ारसी, अरबी अल्फाज लाए जो इसमें यानी किसमें खड़ी बोली में या हिंदुस्तानी में दाखिल होने लगे, जिसके नतीजे में उर्दू ज़बान वजूद में आई। यानी यही नज़रिया मसूद
حسین خان نے پیش کیا ہے، اور اردو زبان کے آغاز کے بارے میں جتنے نظریات، ان میں یہی سب سے زیادہ قابل قبول ہے، یعنی محمد حسین آزاد کا نظریہ، سید سلیمان ندوی کا نظریہ، ان سب کے نظریہ جن جن لوگوں نے پیش کیا ہے، ان سب میں جو مضبوط نظریہ ہے وہ ہے مسعود حسین خان کا، یعنی مسلمانوں کے قافلے یکے بعد دیگرے افغانستان کے راستے سے پنجاب اور پنجاب سے دہلی پہنچتے تھے، اور مقامی باشندوں سے ان کے میل جول سے اس نئی زبان کی عمارت اٹھتی چلی جاتی تھی۔ اس نئی زبان کو پہلے ہندی، ہندوی، ریختہ وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا گیا۔ کس زبان کو؟ اردو زبان کو کس زبان سے یاد کیا گیا؟ ہندی نام سے، ہندوی نام سے، اور ریختہ نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اسی نے اردو کا نام پایا، اور اسی زبان کو بعد میں اردو کا نام دے دیا گیا۔ اس زمانے کے فارسی اور ترکی شعراء نے بھی اس طرف توجہ کی اور اس عوامی زبان میں شعر بھی کہے۔ خواجہ مسعود شاہ سلمان جس کا انتقال 1125 عیسوی اور 1130 عیسوی کے درمیان ہوا، فارسی اور ترکی کے علاوہ دیسی زبان میں بھی شعر کہتے تھے۔ ان کا یہ دیوان آج موجود نہیں ہے، اس لیے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن گمان یہ ہے کہ انہوں نے فارسی عربی الفاظ سے بھری ہوئی پنجابی زبان میں شعر کہے ہوں گے۔